राजनीति में अक्सर एक हार को अंत मान लिया जाता है, पर क्या हो अगर हर हार असल में एक शुरुआत हो सीखने की, एक बेहतर व्यवस्था बनाने की। आज हम एक चुनावी हार का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि भविष्य की जीत की नींव कैसे रखी जाती है। ये विश्लेषण किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि सिस्टम, डेटा और गवर्नेंस का है। ये नंबर 40,776 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2022 में वाराणसी उत्तर में जीत और हार के बीच का फासला था, एक पहाड़ जैसा फासला। और यही हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे समझना भी है और पार भी करना है। और ये चुनौती है यहाँ की वाराणसी, उत्तर प्रदेश का एक बेहद अहम शहरी विधानसभा क्षेत्र। कहते हैं कि यहाँ की सियासी नब्ज में पूरे प्रदेश की धड़कन सुनाई देती है। तो चलिए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। हम चुनौती को समझने से शुरू करेंगे, 2022 के नतीजों को डिकोड करेंगे, इसके पीछे के कारणों को जानेंगे और फिर एक ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट और एक्शन प्लान तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जमीनी हकीकत, नंबर्स, क्योंकि आंकड़े, जैसा हम हमेशा कहते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, वो तो बस कहानी सुनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं 2022 के चुनाव की कहानी इन्हीं आंकड़ों की जुबानी। देखिए, कुल वोटर थे 4,27,000 से ज्यादा। वोट डालने आए करीब 58% लोग। अब वोट शेयर देखिए, बीजेपी को मिले 54.61% और एसपी को 38.05%, मतलब सीधा 16.56% का मार्जिन। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, एक साफ एक तरफा जीत। लेकिन ये नतीजा अचानक से आसमान से नहीं टपका। राजनीति कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। इसलिए आज को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। चलिए पिछले 7 चुनावों के डेटा को खंगालते हैं और समझते हैं कि ये कहानी यहां तक पहुंची कैसे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये पिछले 30 साल का आईना है। 1996 और 2002 में देखिए, एसपी का वोट शेयर 52% के भी ऊपर था एक जमाने में, लेकिन फिर 2012 आते आते ये गिरकर सिर्फ 20% रह गया। और ठीक इसी दौरान बीजेपी का ग्राफ देखिए, लगातार ऊपर और 2022 में 54.61% पर। साफ है कि एक पार्टी का आधार खिसक रहा था और दूसरी पार्टी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। ये चार्ट समाजवादी पार्टी की कहानी को और भी साफ कर देता है। 2002 में 52.54% और ठीक 10 साल बाद 2012 में 20.67%, आधे से भी कम। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक जमीन खिसकने जैसा था। सबसे बड़ा सवाल, ये वोटर आखिर गया कहाँ? और उस सवाल का जवाब शायद इस चार्ट में छिपा है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। 2012 में बीजेपी का वोट शेयर था 26.49% और 2022 में 54.61%, डबल से भी ज्यादा। तो साफ है, जो वोट एक तरफ से छिटक रहा था वो दूसरी तरफ जाकर जुड़ रहा था, एक सिस्टमैटिक कंसोलिडेशन। तो पिछले दशक का सार यही है कि 2012 के बाद बीजेपी ने अपना नैरेटिव और सत्ता में होने का फायदा दोनों को लगातार मजबूत किया। तो हमने क्या हुआ ये तो देख लिया। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कोई भी जीत या हार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती, उसके पीछे संगठन की अपनी कमियां और बाहर के हालात दोनों का हाथ होता है। इसे समझने का एक तरीका है स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स यानी ताकत, एसपी का अपना एक बेस है, कैंडिडेट की छवि साफ है। वीकनेस यानी कमजोरी, हार का मार्जिन बहुत बड़ा है। अपॉर्चुनिटीज यानी मौके, शहरी नौजवानों में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर गुस्सा है। और थ्रेट्स यानी खतरे, बीजेपी का सत्ता में होना और ध्रुवीकरण की राजनीति। अब जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। पॉलिटिकल माहौल में बीजेपी का दबदबा है, इकोनॉमी में महंगाई और लगभग 23% शहरी बेरोजगारी, ये जमीनी मुद्दे हैं। समाज में शहरीकरण और जाति के समीकरण बदल रहे हैं और इन सब के बीच टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एक नया गेम चेंजर बनकर उभरा है। लेकिन इन सब से ऊपर है आम आदमी की आवाज। वोटर क्या सोच रहा है, ये हीट मैप बिल्कुल साफ दिखा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार, जॉब्स, उसके ठीक बाद महंगाई। ये वो मुद्दे हैं जहां लोगों को दर्द हो रहा है, और जहां दर्द होता है वहीं सियासत के लिए मौका भी बनता है। 23%, लगभग 23%,
इस नंबर को दोबारा देखिए, ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है। ये शहरों में रहने वाले उन नौजवानों की कहानी है जिनके पास काम नहीं है। ये उम्मीदों के टूटने की कहानी है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एनर्जी छिपी हुई है। और जब हम आम लोगों के मुद्दों की बात करते हैं तो एक चीज याद रखना जरूरी है। हमारा संविधान हर किसी को अपनी बात कहने का हक देता है, लेकिन इस हक के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि हम हर इंसान की इज्जत, उसकी गरिमा का ख्याल रखें। पब्लिक लाइफ में बहस हो, लेकिन सम्मान के दायरे में। तो अब तक हमने समस्या को हर एंगल से समझा, डायग्नोसिस हो गया। अब वक्त है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का। इस चुनौती से निपटने के लिए एक 4 सूत्री ब्लूप्रिंट है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। इसके 4 हिस्से हैं, बिल्कुल सिंपल। पहला, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी। उन बूथों पर फोकस करो जहां वोट इधर उधर हो सकता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल ड्राइव। जमीन पर, बूथ लेवल पर टीम को फिर से खड़ा करो। तीसरा, नैरेटिव और मैसेजिंग। एक पॉजिटिव कहानी, विकास सबसे पहले। और चौथा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये सब करने के लिए जो भी जरूरी फंड और डिजिटल सपोर्ट चाहिए, उसे जुटाओ। बस स्ट्रैटेजी तो सिर्फ कागज पर होती है, असली जीत तो जमीन पर मिलती है। तो आइए देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को अगले 90 दिनों में एक्शन में कैसे बदला जा सकता है। ये है पोलिंग डे तक का रास्ता। एक रिवर्स काउंटडाउन। D90 यानी 90 दिन पहले सारा एनालिसिस फाइनल। D60 नुक्कड़ सभाएं शुरू। D30 बड़े रैलियों का दौर। और D7 आखिरी हफ्ते हर बूथ पर पूरी ताकत झोंक दो। एक एक दिन का प्लान, जिसका अंत पोलिंग डे पर जीत की लहर से हो। क्योंकि याद रखिए, चुनाव का अभियान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होता। ये एक वादा होता है आने वाले कल के गवर्नेंस का। सत्ता एक जिम्मेदारी है, कुर्सी नहीं। और इस जिम्मेदारी के लिए लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा। अलग अलग वोटर ग्रुप से पर्सनल कनेक्ट बनाना होगा। स्टार कैंपेनर्स को सही जगह, सही संदेश के साथ उतारना होगा। माइनॉरिटी वोट्स का विश्वास जीतना होगा। और हाँ, हर हफ्ते कैंपेन की प्रोग्रेस को KPI यानी साफ सुथरे मैट्रिक्स पर नापना होगा। और जब हम वोटर से कनेक्ट करने की बात करते हैं तो एक और मूलभूत बात ध्यान में रखनी है। इंडिया के कानून के मुताबिक हर व्यक्ति का पर्सनल डेटा उसका अपना है। तो वोटर से जुड़ने का हर प्रयास साफ सहमति यानी कंसेंट और उनकी प्राइवेसी के सम्मान पर ही आधारित होना चाहिए। भरोसा इसकी नींव है। तो आखिर में वही बड़ा सवाल, क्या डेटा पर आधारित गुड गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट पर्सनालिटी और पोलराइजेशन की राजनीति को हरा सकता है? इस सवाल का जवाब ही हमारी राजनीति का भविष्य तय करेगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgra@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080420411602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।